Hello and welcome back, dear Falcons, into the learning platform of Falcon Nursing Classes. आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द फिजोलॉजिकल इंटेग्रिटी। फिजोलॉजिकल इंटेग्रिटी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, वो हम क्वेश्चंस इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट विल हेल्प यू इन ए ग्रेटर वे टू ए लार्जर एक्सटेंट। तो सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज़ ए नर्स इज़ केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज़ ऑन ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। दैट मीन्स कि एक पेशेंट है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। विच साइन्स एंड सिम्टम्स शुड अलर्ट द नर्स दैट हीमोलिटिक रिएक्शन हैज़ हैपेंड। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखिए, जब भी एक पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कुछ रिएक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस एग्जिस्ट हो सकते हैं एक इंडिविजुअल में। एक मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जो हमें ऑब्जर्व होती है इन एवरी काइंड ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज़ कॉल्ड एज द फेब्राइल रिएक्शन। देखिए, फेब्राइल रिएक्शन क्या होती है? ये फेब्राइल होती है और नॉन एलर्जिक होती है। फेब्राइल रिएक्शन में क्या होता है कि इंडिविजुअल को, जब भी हम किसी इंडिविजुअल को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाते हैं तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होता है, फीवर डेवलप हो जाता है। दैट इज़ वाई बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड हम प्री मेडिकेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ PCM और पैरास्टामोल। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में ये नहीं करते हैं, बट इट इज़ ए जनरल प्रोटोकॉल कि ट्रांसफ्यूजन से पहले एक इंडिविजुअल को पैरास्टामोल देना है, सो दैट कि ये फेब्राइल रिएक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाए। सेकंड जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ इचिंग। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ इचिंग कि एक इंडिविजुअल को थोड़ी सी खुजली हो जाती है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। फॉर दैट पर्पज़ हम एक इंडिविजुअल को प्री मेडिकेशन में एविल देते हैं। एविल क्या है? एंटीहिस्टामाइन है जो इस इचिंग को प्रिवेंट करेगा। बट अगर वहाँ पे एक्सेसिव इचिंग वगैरह है, दैट सजेस्ट्स कि एक इंडिविजुअल को जो है वो एलर्जिक रिएक्शन हुई है। एलर्जिक रिएक्शन, और जिसको हम कॉमनली बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन और एनाफाइलैक्सिस हुई है। देखिए, जब भी किसी इंडिविजुअल को बिकॉज ऑफ द ड्रग और बिकॉज ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनाफाइलैक्सिस होती है, तो एनाफाइलैक्सिस का केस जो है वो डिफरेंट वेज में अपनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दिखाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक इंडिविजुअल में क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन आएंगे। क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस मीन्स दैट आर रिलेटेड टू स्किन। ठीक है, किसी पेशेंट में स्किन के रिलेटेड मैनिफेस्टेशन आते हैं, किसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड, किसी में GI सिस्टम के रिलेटेड, किसी में नर्वस सिस्टम के रिलेटेड। लेकिन 80% ऑफ द केसेस जो है उनमें क्या होता है, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस आते हैं। क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? जैसे ऐसे इंडिविजुअल में क्या होता है, यूट्रिकेरिया होता है। यूट्रिकेरिया जिसको आप सिंपली बोलते हो इचिंग हो जाती है ऐसे इंडिविजुअल में। सेकंड इज़ कि एक इंडिविजुअल का जो स्किन है वो टर्न होता है रेड। ठीक है, फ्लैशी स्किन हो जाता है, वार्म स्किन हो जाता है। ये है दीज आर द क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस या हाइव्स डेवलप हो जाते हैं ऑन द स्किन। बट अगर इसका किसके दूसरे सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो गए, एट दैट टाइम डिफरेंट सेट ऑफ सिस्टम ये जो है मैनिफेस्टेशंस आते हैं। लाइक कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ तो ऐसे इंडिविजुअल में डिस्निया होता है। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। प्लस जो एनाफाइलैक्सिस होती है वो क्या करती है, एनाफाइलैक्सिस के केस में एक इंडिविजुअल को ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, प्लस ऐसे इंडिविजुअल को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, और जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस है, ब्रोंकियल सिक्रीशंस ऐसे इंडिविजुअल की बढ़ जाती है। और GI सिस्टम में क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल की GI पेरिस्टालिसिस बढ़ जाती है, और GI पेरिस्टालिसिस से डायरिया हो जाता है एक इंडिविजुअल में। प्लस जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल ड्राउजी फील करता है, ड्राउजीनेस होती है, और जो कॉन्शियसनेस लेवल है ऐसे इंडिविजुअल की वो अल्टर्ड हो जाती है। सो जनरली जब ये मैनिफेस्टेशंस होते हैं, यूट्रिकेरिया हो जाता है या रेड स्किन होता है, फ्लैशी होता है और हाइव्स डेवलप हो जाते हैं, एट दैट टाइम हम ऐसा बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल को क्या हुआ है, एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन हुई है। प्लस ऐसे केस में फीवर भी डेवलप हो जाता है। सो फर्स्ट वन वाज दैट वाज फेब्राइल, बट
नॉन एलर्जिक, और ये वाला जो है दिस इज एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ये तो हुए मैनिफेस्टेशन जो इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होते हैं। अब कोई इंडिविजुअल ऐसा है, एक इंडिविजुअल को हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट किया, ठीक। सो बिफोर द ट्रांसफ्यूजन हम क्रॉस मैचिंग करते हैं एक इंडिविजुअल की, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग प्लस क्रॉस मैचिंग, ठीक। ब्लड ग्रुपिंग से क्या देखते हैं कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है और ये जो मतलब जिसने डोनेट किया है, जो डोनर है, उसका क्या ब्लड ग्रुप है। उसके बाद प्रायर टू दिस ट्रांसफ्यूजन हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वेदर जो ये दो ब्लड ग्रुप्स है ये कंपैटिबल है कि नहीं है। फॉर दैट पर्पस हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन व्हाट्सएप कि ये जो क्रॉस मैचिंग होती है, क्रॉस मैचिंग में हम इनडायरेक्ट कॉम्ब्स टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि एक पेशेंट का हम सीरम लेते हैं और दूसरे पेशेंट के ब्लड के हम सेल एलिमेंट्स लेते हैं। अब अगर हमने इसकी कंपैटिबिलिटी चेक नहीं की और किसी पेशेंट को जो ब्लड ग्रुप लगता था और जिसकी पॉसिबिलिटी होती थी कि ये ब्लड ग्रुप इसको लग जाएगा, इन कंपैरिजन टू डैट हमने कुछ उल्टा सीधा ब्लड ग्रुप दिया, तो उससे क्या होगी, हीमोलिटिक रिएक्शन होगी। एज फॉर इंस्टेंस कि किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक, ऐसे इंडिविजुअल को हमने ए ब्लड ग्रुप दिया है, ठीक है। सो अगर ये ओ वाला रेसिपेंट है और ए वाला डोनर है, ये इनकम्पैटिबल है, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे हीमोलिसिस होगी और हीमोलिटिक रिएक्शन होगी। देखिए जब हीमोलिटिक रिएक्शन होती है विद इन द ब्लड, तो ये जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट। जब आरबीसीज ब्रेक डाउन हो जाती है तो एक इंडिविजुअल को क्या होता है, यूरिन के थ्रू इसको ब्लड आ जाता है। दैट मीन्स कि हेमेचूरिया होता है ऐसे इंडिविजुअल को। अब जब हेमेचूरिया हो गया, सो जो रियल वॉल्यूम था ब्लड का विद इन द ब्लड स्ट्रीम वो कम हो गया, बिकॉज लॉस ऑफ ब्लड हुआ थ्रू द यूरिन। सो ऐसे इंडिविजुअल को क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। हाइपोटेंशन हो जाता है, प्लस जब हाइपोटेंशन हो जाता है तो हार्ट स्टार्ट करता है कंपनसेशन, सो देयर इज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया हो जाता है। जो बॉडी के टिश्यूज़ है उनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हाइपोक्सिया वहाँ पे डेवलप हो जाता है, तो एक इंडिविजुअल में क्या होता है, टैकीपीनिया होता है। दैट मीन्स कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, प्लस देयर ऑकर्स द डिस्निया। सो अगर ऐसी मैनिफेस्टेशंस प्रेजेंट होंगे ऐसे इंडिविजुअल में, ये सजेस्ट करता है कि इसको हीमोलिटिक रिएक्शन हो गई है, ठीक। एंड इन सम केसेस क्या होता है, अगर हम किसी इंडिविजुअल को क्या करते हैं कि हम इसको ज़्यादा ब्लड चढ़ा देते हैं, और जो ब्लड का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है विद इन 2 to 3 आवर्स जो है ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। अगर इसे रैपिड रेट पे हम ये रखेंगे तो उसको सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, या जब हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो फ्लूइड ओवरलोड से ऐसे इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन होगा ऐसे इंडिविजुअल को, प्लस जो पल्मोनरी सिस्टम है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, तो पल्मोनरी एडिमा होगा वहाँ पे। और पल्मोनरी एडिमा के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है वो ऑलरेडी आपको पता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लूइड ओवरलोड। सो जब फ्लूइड ओवरलोड होगा बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ्यूजन, तब ये सिम्टम्स आएंगे। और जो रिसेंट है, जो समथिंग न्यू है, दैट इज़ द टैली। टैली बोलते हैं, टैली इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी ये यूजुअली तब हो जाता है जब हम किसी इंडिविजुअल को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तब जाके इंडिविजुअल को लंग्स में इंजरी डेवलप हो जाती है। दैट्स कॉल्ड एज द टैली। टैली कब होती है, व्हेन द इंडिविजुअल इज ट्रांसफ्यूज्ड रैपिडली, ठीक है। जब ट्रांसफ्यूजन हम किसी इंडिविजुअल का रैपिडली करेंगे तब जाके टैली हो जाता है। और टैली में भी क्या होता है, जो इंडिविजुअल को सिम्टम्स आते हैं दैट आर सेम लाइक द दिस हीमोलिटिक रिएक्शन, बट वहाँ पे हेमेचूरिया नहीं होता है एक इंडिविजुअल में। सो अगर एग्जामिनर पूछेगा कि किसी इंडिविजुअल को हमने रैपिडली ब्लड इन्फ्यूज़ किया और ऐसे इंडिविजुअल में क्या सिम्टम्स आए, जैसे
डिस्निया आ गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, ठीक है, इंडिविजुअल को हाइपोटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया हुआ और टैकीपीनिया हो गया। सो इट सजेस्ट्स कि इसको टैली हुआ है। टैली इज ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी। सो अगर इन सिम्टम्स के बेसिस पे हम देखेंगे, ये हमें क्या बोल रहा है कि हीमोलिटिक रिएक्शन में कौन कौन से सिम्टम्स एक इंडिविजुअल को डेवलप हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइपोटेंशन हो जाता है एक इंडिविजुअल को, सो ऑब्वियसली देयर विल बी लाइट हेडेडनेस और देयर विल बी हेडेक, ठीक। हाइपोटेंशन होता है, हार्ट कंपनसेट करेगा तो टैकीकार्डिया प्रेजेंट होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा। हाइपरटेंशन सिर्फ एक केस में होता है जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, और डिस्टेंडेड नेक वेन्स भी फ्लूइड ओवरलोड में होते हैं। नाउ एप्रहेंशन इज फियर, ठीक है, फियर एक इंडिविजुअल को डेवलप हो जाएगा, ठीक। जब इंडिविजुअल की हार्ट रेट चेंज होगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, तो ऐसे इंडिविजुअल में एक फियरफुल सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द एप्रहेंशन। और सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। नाउ व्हाट इज सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम? ऐसे इंडिविजुअल को लगेगा कि समथिंग बैड इज हैपनिंग टू हिम, ठीक है, और सिंपली वी कैन से कि ऐसे इंडिविजुअल को लगेगा कि मैं मरने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। सो ये जो सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम है ये भी प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ द हीमोलिटिक रिएक्शन। Now, second question is, a client has AV fistula in place in the right upper extremity for hemodialysis treatment, ठीक है। हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए एक इंडिविजुअल को AV fistula लगा है। When planning care for this client, which measure should the nurse implement to promote client safety, ठीक है। So, जब हम प्लान करते हैं केयर ऐसे इंडिविजुअल के लिए, हमें कौन सा मेजर इम्प्लीमेंट करना है दैट विल प्रमोट द पेशेंट सेफ्टी। एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो AV फिस्टुला लगा होता है एक इंडिविजुअल को, जिस साइड में फिस्टुला लगा होता है ना तो वहाँ पे BP मॉनिटर करना है, ना ही वहाँ पे आपको IV कैनुलेशन करनी है, ना वहाँ से सैंपल निकालना है, ठीक। और क्या करना है, ऐसे साइड में हमें ये जो फिस्टुला लगा है, फिस्टुला को चेक करना है फॉर ब्रूट एंड थ्रिल, राइट। ब्रूट एंड थ्रिल के लिए इसको चेक करना है। नाउ दो हम एसेस बनाते हैं, या तो हम AV फिस्टुला बनाएंगे या फिर AV शंट बनाएंगे। देखिए शंट और फिस्टुला में क्या फ़र्क होता है। फिस्टुला जो होता है ये इंटरनल होता है, और जो शंट होता है, शंट इज़ ऑलवेज एक्सटर्नल। अब ये एक्सटर्नल कनेक्शन है बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन, सो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इसमें क्लैंप्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे? क्लैंप्स लगे होंगे। नाउ हमें पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, टेक ब्लड प्रेशर ओनली ऑन द राइट आर्म। यहाँ से राइट आर्म में फिस्टुला लगा है, सो यहाँ से BP हमें नहीं लेना है। यूज़ फिस्टुला फॉर ऑल वेन पंक्चर्स एंड IV इन्फ्यूजन, ये भी हमें नहीं करना है। एंश्योर दैट स्मॉल क्लैंप्स और अटैच्ड टू द AV फिस्टुला, ठीक है। फिस्टुला जो है इसमें क्लैंप्स नहीं होते हैं, वो किस में होते हैं, शंट में होते हैं। देन एसेस द फिस्टुला फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्रूट एंड थ्रिल एवरी 4 आवर्स, ये हमें करना है। इससे हमें क्या पता चलेगा वेदर ये जो फिस्टुला लगा है ये पेटेंट है कि नहीं है। Then, a client with a wound infection and osteomyelitis is to receive hyperbaric oxygen therapy. During the therapy, which priority intervention should the nurse implement? देखिए जब भी कोई पेशेंट होगा, जिस पेशेंट को एज फॉर इंस्टेंस कोई सीरियस वुंड इन्फेक्शन है बॉडी में, और किसी पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस है। ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ बोन। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम एक पेशेंट को HBOT थेरेपी देते हैं, दैट इज़ हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी डबल या ट्रिपल प्रेशर पे हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, सो दैट कि ये जो बॉडी की टिश्यूज़ होते हैं, इन बॉडी टिश्यूज़ को ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन मिलेगा।
जब इनको ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन मिलेगा, सो ऑब्वियसली इन टिश्यूज़, इन सेल्स में क्या होंगे, फेगोसाइट्स होंगे। फेगोसाइट्स की एक्टिविटी इस इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, ये जो वुंड हीलिंग होगी, ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होगी, ये जल्दी से ट्रीट हो जाएगी। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी जब भी हम किसी पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट को ऐसे एक चैम्बर में रख देते हैं, ठीक है, चैम्बर में रख देते हैं। ये जो सेशन होता है ये यूजुअली 2 से 3 घंटे तक चलता है। सो पहले क्या करना होता है, पेशेंट को हमें कुछ खाने को देना होता है, ठीक है, एनपीओ नहीं रखना है पेशेंट को। प्लस ज्यूरिंग दिस प्रोसीजर, ठीक है, ज्यूरिंग दिस प्रोसीजर क्या करना है, एक पेशेंट को हमें आईवी लाइन जो है, आईवी लाइन लगा के रखनी है, वहाँ से फ्लूइड जाएगा। एक तो ये पेशेंट डिहाइड्रेटेड नहीं होगा, दूसरा जो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। जैसे हमने आईवी लाइन के थ्रू डेक्सट्रोज लगा दिया तो पेशेंट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। अब पेशेंट को हम क्लोज्ड स्पेस में रखते हैं, ठीक है, सो इसको क्लस्ट्रोफोबिया हो सकता है। क्लस्ट्रोफोबिया अगर होगा ऐसे इंडिविजुअल को तो हम क्या करते हैं, बिफोर द HBOT जब हमें स्टार्ट करनी होती है, हम पेशेंट को थोड़ा मिनिमल लेवल ऑफ सीडेशन देते हैं सो दैट कि क्लस्ट्रोफोबिया ना हो ऐसे पेशेंट में। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब हमने इस इंडिविजुअल को क्लोज्ड चैम्बर में रखा, सबसे पहले हमें देखना है वेदर की ऑक्सीजन सप्लाई इस चैम्बर में जाती है कि नहीं जाती है। अगर नहीं जाएगी तो पेशेंट को डेथ हो सकती है विद इन दिस HBOT चैम्बर। सो प्रायोरिटी पे जाएगा ऑक्सीजन। या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इंप्लीमेंट करेंगे, पहले ही जवाब निकल के आएगा। नाउ मेंटेन एंड इंट्रावेनस एक्सेस, ये भी करते हैं लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। एंश्योर दैट ऑक्सीजन इज़ बीइंग डिलीवर्ड, हाँ ये एंश्योर करना है और प्रायोरिटी इसी को जाएगी, ठीक। एडमिनिस्टर सीडेटिव्स टू प्रिवेंट क्लस्ट्रोफोबिया, ये करते हैं। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट्स फैमिली, क्लाइंट को भी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है सो दैट कि इसकी एंग्जाइटी वगैरह रिलेटेड टू दिस प्रोसीजर ये कम हो जाएगी। प्लस जो फैमिली, सपोर्टिव फैमिली है, उनको भी मतलब ये प्रोसीजर वगैरह एक्सप्लेन करना है सो दैट कि उनका भी ये जो मतलब उनके जो एंग्जाइटी है रिलेटेड टू द पेशेंट्स प्रोसीजर वो उनकी कम हो जाएगी। देन a client with myasthenia gravis is admitted to the hospital and the nursing history reveals that the client is taking pyridostigmine. When assessing the client for side effects of the medication, the nurse should ask the client about the presence of which occurrence. देखिए, अगर मायस्थीनिया ग्रेविस की बात करेंगे हम, जो मायस्थीनिया ग्रेविस होती है इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। क्या होता है इसमें, मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, दिस इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लेट अस अज्यूम, ठीक है, यहाँ से नर्व सप्लाई है, न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ से मसल है, दिस इज़ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या होता है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, एट NMJ, दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिसेप्टर्स। ये बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। 80% केसेस में ये काज होता है ऑफ दिस मायस्थीनिया ग्रेविस। रेस्ट जो 20% बचते हैं, 20% में क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है ऑफ दिस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, दैट इज एसिटाइलकोलिन, और एंजाइम जो होता है जो ब्रेक डाउन करता है एसिटाइलकोलिन का, दैट इज एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, ठीक है। और कुछ कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी होती है ऑलमोस्ट इन 10% केसेस, ठीक। और कुछ में क्या होता है, ये जो ACHE है, ACHE की हाइपर सिक्रीशन हो जाती है, हाइपर सिक्रीशन। जैसे हमने कोई ड्रग्स दिए जो ACHE एगोनिस्ट्स थे, तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे इस एसिटाइलकोलिन को। सो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं होगी। जब न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं होगी तो इस मसल में क्या होगा, इस मसल में वीकनेस होगी,
किस मसल में वीकनेस होगी? जो स्केलेटल मसल होती है बॉडीज में। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज मायस्थीनिया ग्रेविस? दैट मीन्स मायस्थीनिया ग्रेविस मीन्स ग्रेव मसल वीकनेस। दैट मीन्स कि जो भी मसल्स होते हैं बॉडी में, स्केलेटल मसल्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल्स की जो है वीकनेस डेवलप हो जाती है, ठीक। और ये जो वीकनेस है एक इंडिविजुअल को, जब इंडिविजुअल कोई एक्सर्शन लगाता है और एक्सरसाइज करता है तब जाके ये वीकनेस बढ़ जाती है, और जब ये रेस्ट लेता है एक इंडिविजुअल, ये वीकनेस कम हो जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ दिस वीकनेस जो डेवलप हो जाती है इन केस ऑफ द मायस्थीनिया ग्रेविस। और जो मायस्थीनिया ग्रेविस होती है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मेल्स। देखिए, अब अगर क्लिनिकल पिक्चर होगी ऐसे इंडिविजुअल की, मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के जो मायस्थीनिया ग्रेविस का केस होगा। एज फॉर इंस्टेंस के मतलब हमारे पास कोई पेशेंट आया और हमें पता नहीं है कि पेशेंट जो है वेदर इसको मायस्थीनिया ग्रेविस होगी या नहीं होगी, वो हमें ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट्स फिर लेटर ऑन पता चल जाएगा कि इसको मायस्थीनिया ग्रेविस है कि नहीं। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मायस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स की, देखिए अगर हमारे पास पेशेंट है, हम पेशेंट को बोलेंगे टू लिफ्ट हिज आर्म। जब ये पेशेंट अपनी आर्म को लिफ्ट करता है, ठीक, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो इसकी आर्म है ये अपने आप ही नीचे हो जाती है। क्यों नीचे हो जाती है? क्योंकि जब पहले इसने अपनी आर्म उठा ली थी, ठीक है, यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन जा रही थी क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ स्टाइलकोलिन वाज देयर, बट जो ही कुछ टाइम हुआ ये जो स्टिमुलेशन है ये बंद हो जाती है और पेशेंट की जो आर्म है वो अपने आप ही फेल डाउन हो जाती है। ये क्लिनिकल पिक्चर होती है ऑफ दिस मायस्थीनिया ग्रेविस। एग्जामिनर ऐसे भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। और आफ्टर सम टाइम ये जो इसकी मसल स्ट्रेंथ है ये रिगेन हो जाती है और पेशेंट जो है फिर से अपना बाजू खड़ा कर सकता है। नाउ क्या साइनस हो सकते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस के? जो कार्डिनल साइन है मायस्थीनिया ग्रेविस की, दैट इज द टोसिस। नाउ व्हाट टोसिस मीन्स? टोसिस मीन्स द ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, ठीक है। जो अपर आईलिड होती है ऐसे इंडिविजुअल की वो ड्रॉप आउट हो जाती है, ठीक है, नीचे की ओर आ जाती है। क्यों आ जाती है नीचे की ओर? क्योंकि इसमें मसल वीकनेस होती है, जो स्केलेटल मसल है वो वीक हो जाती है। जब स्केलेटल मसल ऑफ आई दैट इज द लेवेटर पैल्पेब्री, जब लेवेटर पैल्पेब्री मसल की वीकनेस हो जाती है तब जाके एक इंडिविजुअल को टोसिस होती है। और टोसिस जो है दैट इज द इनिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मायस्थीनिया ग्रेविस। उसके बाद क्या होता है एक इंडिविजुअल को डिप्लोपिया हो जाता है। डिप्लोपिया मीन्स के अगर हम इसको एक दिखाएंगे, इसको दो दिखेंगे, दो दिखाएंगे तो चार दिखेंगे ऐसे इंडिविजुअल को। कैसे होता है? जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की वीकनेस हो जाती है ऐसे इंडिविजुअल में, तब जाके ऐसे इंडिविजुअल को डिप्लोपिया होता है। और ये जो इंडिविजुअल है इस इंडिविजुअल की आइज़ जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ओपन रहती है। क्यों ओपन रहती है? क्योंकि जो मसल होती है जो क्लोजिंग करती है ऑफ आईलिड्स या जो हमारी आई को ओपन करती है उसकी भी वीकनेस हो जाती है। दैट मसल इज कॉल्ड एज ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई। जो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल होती है उसकी वीकनेस हो जाती है, उस वजह से एक इंडिविजुअल की आई जो है वो ओपन रहती है। देन इस इंडिविजुअल का जो फेस होता है दैट इज एक्सप्रेशनलेस। एक्सप्रेशनलेस एक्सप्रेशनलेस फेस को हम बोलते हैं मास्क लाइक फेस। ऑल्दो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? पार्किंसनिज्म का, लेकिन एक्सप्रेशन लेस फेस जो है वो डेवलप हो जाता है इन केस ऑफ दिस मायस्थीनिया ग्रेविस एज वेल। क्यों होता है? बिकॉज जो फेशियल मसल्स होती है इसकी वो वीक हो जाती है। देन जो माउथ है इसका, ऐसे इंडिविजुअल का माउथ जो है दैट टेंड्स टू ओपन। माउथ ऐसे इंडिविजुअल का
ओपन ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक, क्यों ओपन रहता है? क्योंकि जो ओक्यूलरिस ओक्यूलाई है, ठीक है, ओक्यूलरिस ओक्यूलाई जो है दैट इज द मसल ऑफ द माउथ, ठीक है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं किसिंग मसल। ठीक, उसकी वीकनेस हो जाती है तो ऐसे इंडिविजुअल का जो माउथ है वो ओपन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ऐसे इंडिविजुअल को क्या होता है, जो इसकी स्माइल होती है वो चेंज हो जाती है टू द स्नार्लिंग साउंड। ठीक है, स्नार्लिंग साउंड मीन्स कि जब अगर आप रोड साइड पे निकलोगे, ठीक है, अचानक से मतलब कुत्ता होगा वहाँ पे तो वो भौंकना स्टार्ट करेगा। जैसे कुत्ता भौंकता है वैसे ही जब ये हंसता है तो इट सीम्स लाइक जैसे एक कुत्ता भौंक रहा है। सो वी कैन से कि जो इसकी स्माइल है, स्माइल जो चेंज होती है ऐसे इंडिविजुअल की, वो चेंज होती है टू स्नारल साउंड। दैट इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस माइस्थीनिया ग्रेविस। तो जिस भी पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस होगी, ठीक है, इस ऐसे इंडिविजुअल को च्यूइंग में भी डिफ़िकल्टी होगी। च्यूइंग में क्यों डिफ़िकल्टी होगी? क्योंकि च्यूइंग डिफ़िकल्टी इस वजह से होगी क्योंकि जो मसल होती है फॉर च्यूइंग दैट इज़ कॉल्ड एज द मेसेंटर मसल। मेसेंटर मसल में वीकनेस हो जाती है और ये जो मेसेंटर मसल है ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है एक ह्यूमन बॉडी में। सो ऐसे इंडिविजुअल को च्यूइंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है, और डिस्पेजिया हो सकता है, दैट इज़ द डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। और जो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पे भी ऐसे इंडिविजुअल को फिर वीकनेस डेवलप हो जाएगी। प्लस वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स इन्वॉल्व हो जाती है तब जाके इंडिविजुअल को रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है। और लेटर फेजेस में जब माइस्थीनिया ग्रेविस की सीवियरिटी बढ़ जाती है तब जाके एक इंडिविजुअल को क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है, उसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट पे लगा देते हैं। नाउ अब ऐसे केस में क्या होता है, हम कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए रिसेप्टर्स को तो हम वापस नहीं ला सकते, जो डैमेज हो गया सो डैमेज हो गया। हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है उसकी कंसंट्रेशन और उसकी लेवल बढ़ा देंगे। ठीक, सो हम क्या करते हैं, जो ACH ही है दैट इज़ द एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, इस एंजाइम को जो ड्रग्स इनहिबिट करेंगे वही हम देंगे। सो वी एडमिनिस्टर एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, जिसको आप कॉमनली बोलते हो कि हम कोलिनर्जिक्स देते हैं। ठीक है, दैट मीन जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन इंक्रीज करेंगे। बट एक्चुअल में ये होते क्या है, ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स होते हैं। जब एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिट हो जाएगा तब जाके यहाँ पे क्या होगा, ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन चलती रहेगी या एसिटाइल कोलिन की जो लेवल है वो ऑप्टिमम रेंज में रहेगी। कौन कौन से ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ पायरिडोस्टिग्मीन। पायरिडोस्टिग्मीन जो है, पायरिडोस्टिग्मीन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रग जो हम यूज़ करते हैं फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। प्रेजेंट टाइम में इसकी उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो ड्रग है इसकी एफिकेसी कम है। प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं यूज़, वी मेक यूज़ ऑफ नियोस्टिग्मीन और फाइसोस्टिग्मीन। देखिए यहाँ पे अब दो चीज़ें एग्जिस्ट होती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑप्शन इन्हीं तीन के देगा, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे आपका आंसर जाएगा नियोस्टिग्मीन। नाउ नियोस्टिग्मीन ही क्यों जाएगा, क्योंकि नियोस्टिग्मीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है। अब अगर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं करता है। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं करेगा सो चांसेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स इसके कम होते हैं। दैट इज़ वाई वी मेक यूज़ ऑफ दिस नियोस्टिग्मीन फॉर
माइस्थीनिया ग्रेविस, और ड्रग ऑफ चॉइस भी यही बनता है, ठीक। और पायरिडोस्टिगमीन ड्रग ऑफ चॉइस और एंटीडोट बनता है फॉर TCAs, दैट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा था कि अब अगर किसी पेशेंट को पायरिडोस्टिगमीन देंगे तो क्या साइड इफेक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, ये नटशेल में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ा देते हैं। वो आपने ऑलरेडी रट के रखा है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जब बढ़ जाएगी तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे बॉडी में। माउथ अल्सर्स होंगे? नहीं होंगे। माउथ अल्सर्स किससे हो सकते हैं? किसी पेशेंट को हमने NSAIDs दिए, उसको माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, राइट। सेकंड इज द मसल क्रैम्प्स। तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होगा, मसल क्रैम्प्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो मसल की जो कंट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो अल्टीमेटली क्या होगा, मसल्स में क्रैम्प्स डेवलप हो सकते हैं। फीलिंग ऑफ डिप्रेशन ये नहीं आएगी अगर कोई इंडिविजुअल स्टीरॉइड्स पे होगा, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल में स्टीरॉइड साइकोसिस होती है और डिप्रेशन होता है। और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो वेट गेन कराते हैं। वेट गेन यूजुअली तब होता है जब कोई ड्रग होगा जो फ्लूइड रिटेंशन करवाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नाउ ए क्लाइंट विद ए fractured right ankle has a short leg cast applied in the emergency department। एक इंडिविजुअल जो है इसको फ्रैक्चर हुआ है किसमें, राइट एंकल में। अब इसको हमने क्या लगाया है, लेग कास्ट लगाया है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। देखिए जो एक इंडिविजुअल होता है, अगर किसी इंडिविजुअल को फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर या तो ओपन हो सकता है या ही क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है, ठीक। ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, जो स्किन होता है, स्किन ब्रोकन होता है एक इंडिविजुअल का, और क्लोज्ड में जो स्किन होता है स्किन इज इंटैक्ट। नाउ जब क्लोज्ड फ्रैक्चर होगा किसी इंडिविजुअल को, उसको हम यूज़ करते हैं कास्ट, ठीक है। सो उसको जो बोन की रिडक्शन करते हैं वो कौन सी रिडक्शन करते हैं, क्लोज्ड रिडक्शन। और कास्ट जो है वो आता है किसमें, क्लोज्ड रिडक्शन में। कास्ट क्या होता है, किसका बना होता है, POP का बना होता है, दैट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे मैंने पहले ही बोला है कि दिस इज CaSO4 into 1/2 ऑफ वाटर, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाएंगे किसी इंडिविजुअल को, तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होता है, पहले तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वेट होता है, ठीक। तो विद इन 2 to 4 आवर्स जो है ये ड्राई हो जाता है, ठीक, जब ये CaSO4 का होगा। देन और वी कैन से कि जब ये जिप्सम का होगा। और प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे कास्ट्स आए हैं जो बने हैं किसके, ग्लास फाइबर के। जो ग्लास फाइबर के कास्ट्स होते हैं वो विद इन 15 मिनट जो है वो विद इन 15 मिनट्स ड्राई आउट हो जाते हैं। अब अगर किसी इंडिविजुअल को 2 से 4 घंटे लगते हैं इस प्लास्टर को ड्राई होने में, तो ऐसे इंडिविजुअल में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोल्ड एनवायरनमेंट है तो इसको हम ड्राई कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज़ ऑफ हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर से आप इसको हीट दे सकते हो। डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन करेंगे तो चांसेस ऑफ बर्न यहाँ पे होंगे। जो इसका स्किन है, स्किन का बर्न हो सकता है। वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस हेयर ड्रायर, लेकिन कुछ डिस्टेंस पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो एजेस होते हैं इस कास्ट के वो हमें ब्लंट बनाने हैं, सो दैट कि यहाँ पे स्किन ब्रेक डाउन ना हो। और जो एक्सट्रीमिटी है जहाँ पे हमने कास्ट लगाया है वो हमने एलिवेट करनी है, सो दैट कि वेनस रिटर्न हो, एडेमा ना हो पेशेंट को, राइट। और क्या करना है ऐसे इंडिविजुअल को, ये जो प्लास्टर है, प्लास्टर को हमें एग्जामिन करना है कि इसमें कुछ हॉट स्पॉट्स तो नहीं है। अगर हॉट स्पॉट्स होंगे इस पर और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, वो सजेस्ट करेगा कि इन्फेक्शन है यहाँ पे, ठीक। और ये जो एक्सट्रीमिटी है, अगर ये कास्ट ज़्यादा टाइट होगा, ऐसे इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, इसको न्यूरोवास्कुलर इनसफिशिएंसी हो सकती है और न्यूरोवास्कुलर डैमेज हो सकता है। देखिए न्यूरोवास्कुलर इनसफिशिएंसी और डैमेज
कैसे होता है। अब हमने कास्ट लगाया है एक इंडिविजुअल को, लेट अस अज्यूम कि ये इसकी लेग है, यहाँ पे हमने कास्ट लगाया है। सो ऑब्वियसली यहाँ से आर्टरी भी जाती होगी, यहाँ से नर्व भी जाती होगी और यहाँ से वेन भी वापस आती होगी जो वीनस ब्लड लाएगी। अब यहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा हुआ है, सो ऑब्वियसली इस रीजन में ना तो एट्रियल ब्लड सप्लाई जाएगी, ना ही नर्व सप्लाई जाएगी और ना ही ऐसे इंडिविजुअल को वीनस रिटर्न होगा। सो क्या हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल को, एट्रियल सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वहाँ पे इस्कीमिया डेवलप हो जाएगा। बिकॉज ऑफ इस्कीमिया ऐसे इंडिविजुअल को पेन होगी, ठीक, बिकॉज ऑफ इस्कीमिया पेन डेवलप हो जाएगी ऐसे इंडिविजुअल में। प्लस वीनस रिटर्न नहीं होता है तो यहाँ पे इडीमा होगा और एट्रियल सप्लाई नहीं मिल रही है, यहाँ पे डिस्कलरेशन हो जाएगी, ठीक। लेटर ऑन देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ द गैंग्रीन, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाएगी। नर्व कंप्रेस होती है और जो नर्व है ऑब्वियसली यहाँ से आर्टरी चल रही है, ये इस रीजन को ब्लड सप्लाई दे रही है तो नर्व को भी यही ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी। तो जब नर्व की फंक्शन लॉस्ट हो जाती है तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होता है, देयर ऑकर्स द पैरेस्थीसिया होता है लेटर ऑन, ठीक है। पहले होती है नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस हो जाती है। जब टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस होगी और पैरेस्थीसिया होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि जो नर्व है, नर्व कंप्रेशन हुआ है, ठीक है। और जब ये सिम्टम्स आएंगे वो सजेस्ट करेंगे कि वीनस कंप्रेशन हुआ है, ठीक है, और वेसल कंप्रेशन हुआ है, आर्टरी कंप्रेस हुई है और वेन भी कंप्रेस हुई है। नाउ यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। ट्रिम द रफ एजेस ऑफ द कास्ट आफ्टर इट इज ड्राई। ट्रिम नहीं करना है, जब हम ट्रिम कर लेंगे तो यहाँ पे शार्प एजेस बन सकते हैं और वो स्किन ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो इंजरी हो जाएगी, राइट। वेट बियरिंग ऑन द राइट लेग इज अलाउड वन इज द कास्ट फील इज ड्राई, ठीक है। वेट बियरिंग अलाउड तब तक नहीं करनी है जब तक एक इंडिविजुअल का ये जो कास्ट है ये रिमूव ना हो जाए। एक्सपेक्ट बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन। जब बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन होगी तो ये क्या सजेस्ट करेगा, देयर इज nerve insufficiency. So this is not the normal finding. Keep the right ankle elevated above the heart level with pillows for 24 hours. ये करना है so that कि venous return हो जाएगा यहाँ पे। Then an adult client with fractured left tibia has a long leg cast and he is using crutches to ambulate. In caring for the client, the nurse assesses for which signs and symptoms that indicates a complication associated with the crutch walking, ठीक। देखिए जो भी पेशेंट होगा ऑन क्रच वॉकिंग, क्रच वॉकिंग में क्या करते हैं हम, जैसे ये लेट अस अज्यूम कि एक क्रच है, ठीक है। सो ये जो क्रच होता है हम क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि जब ये क्रच आप यूज़ करोगे इस क्रच को एक्जिला से 1 से 2 इंच की डिस्टेंस पे रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे जो नर्व है दैट इज़ द रेडियल नर्व, रेडियल नर्व कंप्रेशन हो सकता है अगर ये मिड एक्जिला में रखेगा। जब इसे 1 से 2 सेंटीमीटर बाहर की ओर रखेगा, 1 से 2 इंच, और वी कैन सिंपली से 1 फिंगर और 2 फिंगर्स, तो उससे चांसेस है कि रेडियल नर्व कंप्रेस नहीं होगी। जब रेडियल नर्व कंप्रेस नहीं होगी तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या है, क्रच पैल्सी नहीं होगी ऐसे इंडिविजुअल को। लेकिन जब इंडिविजुअल को क्रच पैल्सी हो जाती है, और क्रच पैल्सी को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, जो ऐसे इंडिविजुअल का एल्बो होता है हम इसको बोलते हैं कि एल्बो जो है हमारा, आपका जो एल्बो है वो आपको 30 डिग्री पे अलाइन करना है ड्यूरिंग द वॉकिंग, ठीक है। इन 2 चीज़ों से क्रच पैल्सी प्रिवेंट होती है। क्रच पैल्सी कैसे होती है, रेडियल नर्व का कंप्रेशन हो जाता है। जब रेडियल नर्व का कंप्रेशन हो जाता है तो एक इंडिविजुअल को क्या होता है, क्या साइन्स एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक। लेफ्ट लेग डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, ठीक है। बाइसेप्स ब्रेकियलिस, ये तो अपर आर्म की
ये मसल है, इसको कुछ नहीं होता है, ठीक। ट्राइसेप्स मसल स्पाज्म, ट्राइसेप्स का भी स्पाज्म नहीं होता है, लेकिन जो फोर आर्म होती है, फोर आर्म मसल्स की वीकनेस हो जाती है ऐसे इंडिविजुअल में जिसको क्रच पल्सी हुई होगी। देन एक क्लाइंट विथ माइस्थीनिया ग्रेविस, सेम कंडीशन है जो हमने डिस्कस की, इज एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ वीकनेस, ठीक है, इसको प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ वीकनेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब्स द एंड्रोफोनियम टेस्ट, ठीक, ऑल्सो नोन एज टेंसिलॉन टेस्ट, राइट। A test dose is administered and the client became weaker. How should the nurse interpret these results? देखिए, जब भी कोई इंडिविजुअल होता है और मायस्थीनिया ग्रेविस वाले इंडिविजुअल को अगर डायग्नोज करना हुआ हमें कि वेदर दिस इंडिविजुअल इज हैविंग मायस्थीनिया ग्रेविस और नॉट, ठीक, तो हम पहले इसके सीरम जो है उसमें इम्यूनोग्लोबिन लेवल्स जो है वो मेजर करते हैं, ठीक। अगर आईजी लेवल्स इंक्रीज हुए हैं अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, दैट मीन्स कि इस इंडिविजुअल को मायस्थीनिया ग्रेविस है। और मैक्सिमम केसेस में ये कन्फर्मेटरी नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये सिनेरियो होता है। सेकंड इज ईएमजी, EMG is electromyelography, इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देते हैं ऐसे इंडिविजुअल को, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे हम इसकी जो मसल कंट्रैक्शन है, मसल कंट्रैक्शन की एबिलिटी को चेक करते हैं कि मसल कंट्रैक्शन वेदर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो एडुकेट लेवल में हो रही है या कम हो रही है, उससे रूल आउट होगा कि वेदर ऐसे इंडिविजुअल को मायस्थीनिया ग्रेविस है कि नहीं है। इन एडिशन टू दैट हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म द टॉन्सिलॉन टेस्ट। टॉन्सिलॉन टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम क्या होता है, जैसे पायरिडोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन वगैरह, जैसे वो है एंटीकोलिनेस्टरेसिस और कोलिनर्जिकस, इन द सेम वे जो एड्रोफोनियम है वो भी कोलिनर्जिक ही है और एंटीकोलिनेस्टरेसी है। अब ये यूज़ क्यों करते हैं, वाई नॉट द पायरिडोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन, क्योंकि इसकी जो एक्शन होती है, इसका जो ऑनसेट होता है वो रैपिड होता है, दैट इज़ वाई हम ये यूज़ करते हैं। कितना यूज़ करते हैं, 10 mg हम यूज़ करते हैं, 10 mg हम यूज़ करते हैं तो IV रूट देते हैं, लेकिन पहले ही हम 10 mg एडमिनिस्टर नहीं करते हैं एक इंडिविजुअल में, पहले हम इंडिविजुअल में जस्ट 2 mg देते हैं। अगर एग्जामिनर पूछेगा कि किसी इंडिविजुअल को हमें टॉन्सिलॉन टेस्ट करना हो, सो बिफोर परफॉर्मिंग टेस्ट कौन सा ड्रग अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट क्यों अवेलेबल होना चाहिए वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, राइट। अब पहले जब हमने इसको 2 mg दिए तो ऐसे इंडिविजुअल में ये चेक करने के लिए कि क्या इंडिविजुअल को कोलिनर्जिक क्राइसिस मत होंगे। कोलिनर्जिक क्राइसिस मतलब जब हम इसको एड्रोफोनियम देते हैं तो इसकी कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन बढ़ती मत है, ठीक है, क्या मत होती है, बढ़ती मत है, कोलिनर्जिक क्राइसिस मत होंगे ऐसे इंडिविजुअल को। अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस होंगे तो ऑब्वियसली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन है वो बढ़ जाएगी, राइट। जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ जाएगी, इसका BP फॉल होगा तो हाइपोटेंशन होगा ऐसे इंडिविजुअल को, प्लस ब्रेडिकार्डिया होगा, प्लस जो GI पेरिस्टालिसिस है वो इंक्रीज हो जाएगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाएगी ऐसे इंडिविजुअल को। अगर 2 mg देने पे ऐसा हुआ इंडिविजुअल को, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हुआ वहाँ पे तो एट्रोपिन सल्फेट देना है। अगर 2 mg एडमिनिस्ट्रेशन पे हमें लगा कि पेशेंट को क्या हुआ है, ये सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, तो वी कैन से कि कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप हो गए हैं वहाँ पे। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जो रिमेनिंग 8 mg है वो हमें एडमिनिस्टर करने हैं ऐसे इंडिविजुअल में, राइट। नाउ अब रिजल्ट्स की बात करेंगे।
जो रिजल्ट्स आते हैं इन केस ऑफ द टॉन्सिलॉन टेस्ट। कब हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो पॉजिटिव है फॉर दिस माइस्थीनिया ग्रेविस और उसको माइस्थीनिया ग्रेविस है कि नहीं है। देखिए, अगर एक इंडिविजुअल की मसल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ को क्या हुआ, इंक्रीज हो गई, देन वी से कि इंडिविजुअल पॉजिटिव है। देखिए, जब यहाँ पे NMJ था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था यहाँ पे, राइट, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी थी और कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की डेफिशिएंसी थी। अब हमने ड्रग दिया, दिस इज एंटीकोलिनेस्टरेज और कोलिनर्जिक ड्रग। जब हमने कोलिनर्जिक ड्रग दिया यहाँ पे तो एसिटाइलकोलिन की लेवल बढ़ जाएगी। जब एसिटाइलकोलिन की लेवल बढ़ जाएगी, यहाँ से नर्व ट्रांसमिशन होगी टू मसल, तो मसल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो ये सजेस्ट करेगा कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि जो मसल की वीकनेस थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द डिजीज दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस और दैट वाज बिकॉज ऑफ द एसिटाइलकोलिन डेफिशिएंसी। अब उस डेफिशिएंसी को ओवरकम किया इस ड्रग ने और मसल वीकनेस जो है वो कम हो गई और स्ट्रेंथ बढ़ गई। सो दिस पेशेंट इज माइस्थीनिया ग्रेविस पॉजिटिव अगर मसल स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगर कोई चेंज नहीं आई इन मसल स्ट्रेंथ दैट मीन्स कि ये नेगेटिव है। थर्ड सिनेरियो क्या एग्जिस्ट हो सकता है यहाँ पे, अगर मसल स्ट्रेंथ जो है ऐसे इंडिविजुअल की वो रिड्यूस हो गई। अगर मसल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई ऐसे इंडिविजुअल की तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल को कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप हो गए हैं। क्या हुआ है, कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप हो गए हैं ऐसे इंडिविजुअल में। अगर क्या होगा, इस इंडिविजुअल की मसल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई, देन एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, हम ऐसे इंडिविजुअल को एट्रोपिन सल्फेट एडमिनिस्टर करते हैं इन दैट सिचुएशन एज वेल। देखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में हमें दो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वो इन्हीं दो चीज़ों के रिलेटेड पूछता है कि माइस्थीनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस के बारे में पूछता है। देखिए, अगर कोई माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस का कोई पेशेंट है, आपने इसको क्या किया, आपने ऐसे इंडिविजुअल को कम मेडिकेशन दी, लेस मेडिकेशन जब हम ऐसे इंडिविजुअल को देंगे तो ऐसे इंडिविजुअल को माइस्थीनिक क्राइसिस डेवलप हो जाएगी, ठीक। या इन्फेक्शन है इंडिविजुअल में, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन की वजह से भी माइस्थीनिक क्राइसिस ऐसे इंडिविजुअल में एग्जिस्ट हो जाते हैं। नाउ अब अगर माइस्थीनिक क्राइसिस एग्जिस्ट हो गए दैट मीन्स कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस के साइनस थे वो बढ़ गए हैं। सो ऑब्वियसली ऐसे इंडिविजुअल में क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया होगा इनिशियल स्टेज में और लेटर स्टेज में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस वाला पेशेंट अगर एडमिट होगा हॉस्पिटल में, हमें ऐसे इंडिविजुअल को इंट्यूबेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो बेड साइड रखने हैं, प्लस वेंटिलेटर सपोर्ट का हमें ध्यान रखना है। वेंटिलेटर सपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। रेस्ट इज के जो छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस है, जैसे टाइकार्डिया होगा एक इंडिविजुअल को, जो कफ है इसकी वो एब्सेंस होगी, ठीक है, साइनोसिस होगी या रेस्टलेसनेस होगी, वो वहाँ पे मतलब वो तो ऑब्वियस है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट इज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। और ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या करेंगे, अगर माइस्थीनिक क्राइसिस है बिकॉज ऑफ द लेस मेडिकेशन, ये होते हैं जब आप इसको कोलिनर्जिकस कम देते हो तो हमें डोज इंक्रीज करना है और कोलिनर्जिकस, ठीक है। जब हम डोज इंक्रीज करेंगे, अगर इससे मैनेज हुआ तो ठीक, अदरवाइज हमें इंट्यूबेट और वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखना है, राइट। और कोलिनर्जिकस क्राइसिस कब डेवलप होते हैं, जब हम इस इंडिविजुअल को ओवरडोज देते हैं ऑफ दीज ड्रग्स, जो एंटीकोलिनेस्टरेसेस होते हैं और कोलिनर्जिकस होते हैं। जब इनका ओवरडोज हो जाता है तब जाके कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप हो जाते हैं ऐसे इंडिविजुअल में। सो क्या होगा, जो भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के साइनस हैं
वो जाके डेवलप हो जाएंगे ऐसे इंडिविजुअल में। सो पे याद क्या रखना है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में ब्रेडिकार्डिया होगा, कोलिनर्जिक क्राइसिस में इंडिविजुअल को ब्रेडिकार्डिया होगा बिकॉज पीएनएस एक्ट ज़्यादा करता है प्लस हाइपोटेंशन। लेकिन माइस्थेनिक क्राइसिस में क्या होगा, देयर विल बी टैकीकार्डिया एंड देयर विल बी हाइपरटेंशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ अब अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस एग्जिस्ट हो गए हैं तो हम ऐसे इंडिविजुअल को क्या करेंगे, ओवरडोज से हुआ है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग्स से हुआ है तो ड्रग्स जो है वो हम डिसकंटिन्यू करेंगे और ऐसे इंडिविजुअल को एट्रोपिन सल्फेट एडमिनिस्टर कर देंगे। नाउ सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंडिविजुअल को जो है वो पीरियड्स ऑफ वीकनेस एंड हेल्थ केयर फैक्टर, ठीक है, टेस्ट डोज हमने एडमिनिस्टर किया और पेशेंट को क्या हुआ है, ये वीकर हो गया है। सो इट सिंपली सजेस्ट्स कि इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस डेवलप हुए हैं। ठीक, अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो नॉर्मल फाइंडिंग थी। ठीक है, अगर मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती तो पॉजिटिव टॉन्सिल ऑन टेस्ट था। ठीक, और अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस यहाँ पे डेवलप तब होते हैं जब मसल वीकर हो जाती है और मसल वीकनेस हो जाती है ऐसे इंडिविजुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेनाइल साइप्रोमाइन दैट इज द पार्नेट इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विथ डिप्रेशन। डिप्रेशन का केस है, ऐसे केस को हमने क्या एडमिनिस्टर किया, पार्नेट। नाउ व्हाट इज पार्नेट? पार्नेट इज माओ इनहिबिटर, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्या है? माओ इनहिबिटर है। सो which food items should the nurse instruct the client to avoid? Select all that apply। देखिए, जो माओ इनहिबिटर्स होते हैं, माओ इनहिबिटर्स जो है वो कैटेकोलामाइनस की लेवल्स को बढ़ा देते हैं। कैटेकोलामाइनस मीन्स नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की लेवल्स को बढ़ा देते हैं। जब कैटेकोलामाइनस की लेवल्स बढ़ जाती है तो इंडिविजुअल में क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप हो जाते हैं। सो जो माओ इनहिबिटर्स है वो क्या करते हैं, कैटेकोलामाइनस की लेवल्स बढ़ा देते हैं और हाइपरटेंसिव क्राइसिस के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं। कब बढ़ जाते हैं? जब ऐसे इंडिविजुअल्स को हम टायरामीन रिच फूड्स देते हैं। जो टायरामीन कंटेनिंग फूड्स होते हैं, जब हम ये इनकी डाइट में ऐड करते हैं तब जाके हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाते हैं। किस पेशेंट में? जो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स पे होता है। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको ऐसे फूड्स याद रखने हैं जो क्या कर सकते हैं, जो माओ इनहिबिटर्स के साइड इफ़ेक्ट को बढ़ा सकते हैं और हाइपरटेंसिव क्राइसिस को बढ़ा सकते हैं। नाउ यहाँ पे सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। फिग्स टायरामीन रिच होते हैं, ठीक है, देन बनानास भी होते हैं टायरामीन रिच, और जो साउर क्राउट होता है दैट इज़ ऑल्सो द टायरामीन रिच। प्लस इसके साथ साथ जो मीट होता है, प्लस फिश, प्लस एज्ड चीज़, प्लस एवोकेडो, प्लस सोयाबीन्स, ये टायरामीन रिच फूड्स होते हैं। सो जो भी पेशेंट ऑन माओ इनहिबिटर्स होता है उनमें ये चीज़ें अवॉइड करनी है। दिस इज़ मेमोरी बेस्ड, ये आपको इन एनी हाउ याद रखने हैं ये फूड आइटम्स, ठीक है। मोस्टली एज्ड चीज़, ठीक है, और सोयाबीन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन the clinical nurse prepares to assess the fundal height on a client who is in second trimester of pregnancy. When measuring the fundal height, what should the nurse expect to note with this measurement? ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर में फंडल हाइट चेक कर रही है नर्स एक फीमेल का, जो फीमेल प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, अप टू इनिशिएशन ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर जो फंडल हाइट होती है, फंडल हाइट को रिलेट होती है विथ गेस्टेशनल एज, ठीक। सो
ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, सो इट कोरिलेट्स विद द gestational age. Now, nurse is performing an assessment on a client with the diagnosis of chronic angina pectoris. angina pectoris है पेशेंट को, who is receiving sotalol, ठीक है, lol है, that means it is beta blocker. Now, twice daily, which assessment finding indicates that the client is experiencing an adverse effect of medication. ठीक, अगर पेशेंट को मतलब ऑब्वियस साइड इफेक्ट्स होते हैं ऑफ सम ड्रग्स, ठीक है, टिपिकल कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ड्राई माउथ है, यू नो कि एंटीकोलिनर्जिक से होता है, ठीक है, यूजुअल, ठीक, ऑल्दो किसी और ड्रग से भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन इज विथ एंटीकोलिनर्जिक्स, राइट। डायफोरेसिस होती है पेशेंट को, सो इट विल बी बिकॉज ऑफ द कोलिनर्जिक्स, जैसे पाइलोकार्पिन है, ठीक है। नाउ स्वेलिंग डिफिकल्टी, सो दैट मीन्स कि मोस्टली जो है पेशेंट मसल रिलैक्सेंट्स पे है, वहाँ पे स्वेलिंग डिफिकल्टी होगी ऐसे इंडिविजुअल को, लेकिन बचता क्या है एंड में, पैल्पिटेशन। ये बीटा ब्लॉकर है, सो इट कैन ऑल्टर द हार्ट रिदम, सो पैल्पिटेशन हो सकती है ऐसे इंडिविजुअल को। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड एन एलोजेनिक लिवर ट्रांसप्लांट एंड इज रिसीविंग टेक्रोलिमस, दैट इज प्रोग्राफ, ठीक है, daily, which finding indicates to the nurse that the client is experiencing an adverse effect of the medication. As I already said you, ये जो टेक्रोलिमस है प्लस साइक्लोस्पोरिन है, बोथ आर इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ठीक है। अब इसमें लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, सो ऑब्वियसली किडनी ट्रांसप्लांट हो या लिवर ट्रांसप्लांट हो, इस ऐसे इंडिविजुअल में हम क्या करते हैं, हम ऐसे इंडिविजुअल को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे रखते हैं। नाउ हियर द वर्ड केम एज एलोजेनिक लिवर ट्रांसप्लांट। देखिए, अब अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करेंगे या ग्राफ्ट की बात करेंगे, 4 टाइप्स होते हैं, ग्राफ्ट्स के और ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स के, ठीक। नंबर फर्स्ट इज द ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट मीन्स जब हम एक इंडिविजुअल का कोई बॉडी पार्ट लेते हैं और वो किसी दूसरी जगह पे वो फिट कर देते हैं, दैट इज़ द ऑटोग्राफ्ट, दैट इज़ द ग्राफ्ट दैट वी टेक फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। सो वो डोनर भी खुद होता है और रेसिपेंट भी खुद ही होता है। सेकंड कम्स द आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट मीन्स द ग्राफ्ट दैट इज टेकन फ्रॉम एन आइडेंटिकल ट्विन। अगर 2 ट्विन्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, एक एक्ट करता है एज डोनर और दूसरा करता है एज रेसिपेंट ऑफ द ग्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोग्राफ्ट, ठीक। देन एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट मीन्स कि सेम स्पीशीज का ग्राफ्ट हो। फॉर एग्जांपल, एक मैन से हमने ग्राफ्ट लिया, वो किस में डाला, दूसरे मैन में, ठीक है। एक मैन एक्ट करेगा एज डोनर और दूसरा करेगा एक्ट एज रेसिपेंट, दैट इज कॉल्ड एज द एलोग्राफ्ट। और आता है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट मीन्स, जीनो मीन्स जो स्पीशीज है दैट इज डिफरेंट। डिफरेंट स्पीशीज में जब हम ग्राफ्ट का यूज़ करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द जीनोग्राफ्ट। दैट मीन्स कि जो डोनर होगा वो एक स्पीशी का होगा और जो रेसिपेंट होगा दैट विल बी ऑफ अनदर स्पीशी। एज फॉर इंस्टेंस हम बोवाइन जो होता है, बोवाइन कस्प्स और बोवाइन वैलो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी इंडिविजुअल को जो वैलो होते हैं हार्ट के वो डैमेज हुए हैं, ठीक है, तो हम एनिमल से हार्ट का वैलो लेते हैं और वो किस में करते हैं, एक ह्यूमन में इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द जीनोग्राफ्टिंग, ठीक। सो अब जिस भी पेशेंट को यहाँ पे क्या हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे रखते हैं।
जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, पहली चीज़ तो ये क्या करते हैं, हाइपरटेंशन करते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन से ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक। हाइपरग्लाइसीमिया ये क्रिएट करते हैं, राइट। और इसके साथ साथ ये नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। सो अगर ये नेफ्रोटॉक्सिक है सो पेशेंट का RFT करना है, दैट इज़ अ रीनल फंक्शन टेस्ट, और KFT दैट मीन्स कि किडनी फंक्शन टेस्ट, इसको टाइम टू टाइम हमें परफॉर्म करना है। प्लस जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का हमें फ्लूइड इनटेक एडुकेट रखना है, सो दैट कि ये जो ड्रग है ये आसानी से बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू किडनीज, ठीक। प्लस हमें क्या करना है, ऐसे इंडिविजुअल को हमें ऑब्जर्व करना है यूरिन आउटपुट, ठीक है। अगर यूरिन आउटपुट कम आ रहा है दैट मीन्स कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी हुई है, राइट। अब ऑप्शंस की बात करेंगे। हाइपोटेंशन नहीं होता है, इससे क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। फोटोफोबिया भी नहीं होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग भी नहीं होती है, लेकिन जो यूरिन का आउटपुट है वो रिड्यूस हो जाता है ऐसे केस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद बक्स ट्रैक्शन एंड इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रैक्शन, ठीक। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स ए कॉम्प्लिकेशन। देखिए क्या पूछ रहा है कि किसी पेशेंट को जो है उसको फ्रैक्चर हुआ है तो बक्स ट्रैक्शन लगी हुई है ऐसे इंडिविजुअल में। नाउ ये नर्स जो है ये मॉनिटर कर रही है इसको फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैक्शन। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स कॉम्प्लिकेशन। इनमें से कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है कि ये जो ट्रैक्शन हुआ है ऐसे इंडिविजुअल को, जो बक्स ट्रैक्शन लगी है, इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई। देखिए अगर हम ट्रैक्शन की बात करेंगे, ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन में हम एक इंडिविजुअल को अगर फ्रैक्चर होगा तो उसको हम पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, पुलिंग फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं, बट कितनी डायरेक्शंस में, इन 2 डायरेक्शंस, ठीक है, इन 2 डायरेक्शंस, 2 डायरेक्शंस में। एज फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई बोन है दैट इज फ्रैक्चर्ड, ठीक, तो इसको हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं इन 2 डायरेक्शंस, ऐसे और ऐसे। उससे क्या हो जाता है, ये जो बोन है ये रीअलाइन हो जाती है और इस बोन की जो हीलिंग है वो प्रमोट हो जाती है। प्लस अगर हम फिक्सेशन करते हैं, फिक्सेशन में भी ऐसा ही होता है, सेम थिंग होती है। बट ट्रैक्शन का क्या फ़ायदा है ओवर द फिक्सेशन और ओवर द रिडक्शन, जो मसल स्पाज्म हुआ होता है बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर, अगर मसल स्पाज्म हुआ है ये ट्रैक्शन जो है ये रिलीव करता है मसल स्पाज्म को भी, राइट। नाउ अब जो भी हम अगर हम ट्रैक्शन करेंगे एक इंडिविजुअल को तो हम वेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, वेट का यूज़ करते हैं। ना अगर पेशेंट को वेट का यूज़ किया है, ठीक है, वेट इज़ इन द मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, वेट जो होता है वो हैंग होता है, राइट। अब इसके केस में जहाँ पे ये वेट हैंग्ड होता है वहाँ पे हमारी कुछ इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें रेगुलरली चेक करना है कि ये जो वेट लगा है इंडिविजुअल को, ट्रैक्शन में जो वेट लगा है इंडिविजुअल को, ये फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूव करता है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ये जो ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन के साथ ये जो वेट लगा है एक इंडिविजुअल की बोन के साथ, जो थ्रो पुलीज हम ये वेट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये जो वेट यहाँ पे है ये जो फ्लोर होता है, फ्लोर को ये टच नहीं करना चाहिए, राइट। अगर ये फ्लोर को टच करता है दैट मीन्स कि ये फ्रीली मूवेबल नहीं है। एट दैट टाइम व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, हमें ये ट्रैक्शन का जो ये वेट है ये खुद से नहीं उठाना है, ना तो ये नॉट टू लिफ्ट द वेट, ना तो ये लिफ्ट करना है ये वेट अगर ये ग्राउंड पे पड़ा है, ना तो नॉट टू चेंज, ठीक है। अगर इसमें एज फार इंस्टेंस मतलब
इंस्ट्रक्शंस है इतना वेट रखना है, यूजुअली हम ऑलमोस्ट हम 10 kg वेट तक रखते हैं, एवरेज में 11 to 18 kg, तो उतना ही वेट रखना है, चेंज खुद से नहीं करना है। दैट मीन्स कि एक नर्स जो है वो चेंज नहीं कर सकती है ट्रैक्शन में वेट। कब कर सकते हैं? व्हेन देयर इज डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन अगर होगी एट दैट टाइम हमें जो है ये वेट चेंज करना है। अब अगर ये वेट ग्राउंड पे है तो एज ए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी, ये वेट हमें मूव नहीं करना है, इन दैट प्लेस जो पेशेंट का बेड है बेड को हमें लिफ्ट करना है। एज फार इंस्टेंस यहाँ पे पेशेंट को ट्रैक्शन लगी है, यहाँ पे ये बेड है, दिस इज़ द बेड, ठीक है, इस पे पेशेंट है, तो यहाँ से ट्रैक्शन के साथ वेट लगा है। अब अगर ये ट्रैक्शन जो है इसने टच किया है फ्लोर को, जो हॉस्पिटल रूम का और वार्ड का फ्लोर है उसको टच किया है, तो हमें विद सम सपोर्ट बेड को ही उठाना है, एलिवेट करना है, वेट को चेंज नहीं करना है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर इसको लिफ्ट नहीं करेंगे, स्टिल हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। दैट मीन्स कि अगर आपको ऑप्शन में लिखा है कि लिफ्ट द बेड, ठीक है, तो वहाँ पे वो राइट ऑप्शन जाएगा। अगर बेड लिफ्टिंग का ऑप्शन नहीं है, इन्फॉर्म द डॉक्टर इफ़ द ट्रैक्शन वेट इज़ टचिंग द ग्राउंड, तो वहाँ पे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब ये जो ट्रैक्शन होती है, ट्रैक्शन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ट्रैक्शन जो होती है वो 2 काइंड्स की होती है, वन इज़ द सेकेंड ट्रैक्शन, अनदर इज़ द स्केलेटल ट्रैक्शन। देखिए सेकेंड ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन में क्या फ़र्क होती है। जो सेकेंड ट्रैक्शन होती है इसमें हम पिन्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट को कोई फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर के ऊपर से हम कुछ डिवाइसेस लगाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर्ड बोन है तो फ्रैक्चर के ऊपर से कुछ डिवाइस लगा देंगे, उसके साथ फिर वेट कनेक्ट होता है। और इन अदर वर्ड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्चर्ड पोर्शंस होते हैं इनके 2 साइड्स में पिन्स इंसर्ट नहीं हुई होती है, बट अगर पिन्स इंसर्टेड है तो दैट मीन्स दिस इज स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन सिंपली मीन्स इट पासिस द बोन, राइट। नाउ अब सेकेंड ट्रैक्शन है, सेकेंड ट्रैक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ बैंडेज, ठीक है, इलास्टिक बैंडेजेस का यूज़ करते हैं और स्लिंग्स का यूज़ करते हैं, और वी मेक यूज़ ऑफ फोम बूट, ठीक है, ये हम सेकेंड ट्रैक्शन में हम ये यूज़ कर देते हैं। देन और क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी सेकेंड ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक देयर कम्स द बक्स ट्रैक्शन। बक्स ट्रैक्शन जो है, बक्स ट्रैक्शन इज ऑल्सो द सेकेंड ट्रैक्शन, ठीक। बक्स ट्रैक्शन सेकेंड ट्रैक्शन है, यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, अगर हमें लोअर लेग को इमोबलाइज करना हो, लोअर लेग को इमोबलाइज करना हो, वहाँ पे हम बक्स ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। देन अनदर टाइप कम्स द रसल्स ट्रैक्शन। रसल्स को हम क्या बोलते हैं, रसल्स ट्रैक्शन को हम गैलोज ट्रैक्शन भी बोलते हैं। गैलोज ट्रैक्शन कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, बट इन केस ऑफ एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स में फीमर का फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे हम रसल्स ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, और रसल्स ट्रैक्शन को ही हम गैलोज ट्रैक्शन बोलते हैं। देन कम्स द बायरेंटस ट्रैक्शन। बायरेंटस ट्रैक्शन भी सेम केस में यूज़ करते हैं फीमर फ्रैक्चर में, बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन में फीमर का फ्रैक्चर हुआ हो तो बायरेंटस यूज़ करते हैं। कैसे याद रहेगा, बिफोर बेबी, राइट। देन कम्स द हेड हॉल्टर। हेड हॉल्टर जो है, हेड हॉल्टर हम किस में यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ सर्वाइकल इंजरी और डनलोपस ट्रैक्शन। डनलोपस ट्रैक्शन जो है, डनलोपस ट्रैक्शन हम जो ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस बोन के फ्रैक्चर में हम यूज़ करते हैं। अगर एग्जामिनर पूछेगा मोस्ट कॉमन
टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन कौन होती है, दैट इज द डनलोप्स ट्रैक्शन। देन स्केलेटल ट्रैक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं एज ए ऑलरेडी सेड यू कि इसमें हम पिन्स वायर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, फिर उसके साथ वेट जो है वो कनेक्टेड होता है, राइट। स्केलेटल ट्रैक्शन में हमें आता है सर्वाइकल टोंग्स और हॉलो फिक्सेशन डिवाइस, राइट। सो ये तो हुआ ट्रैक्शन का। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हम एक नर्स किस कॉम्प्लिकेशन के लिए ऐसे पेशेंट को ऑब्जर्व करेगी। नाउ ड्रेनेज एट द पिन साइड। नाउ ट्रैक्शन कौन सी है, बक्स ट्रैक्शन है, दिस इज स्किन ट्रैक्शन। सो पिन्स वगैरह वायरस वगैरह यूज़ नहीं होते हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे पिन्स नहीं होगी तो पिनसाइटिस भी नहीं होगी। कंप्लेंट्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, देखिए जब भी ट्रैक्शन लगाते हैं एक इंडिविजुअल को, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, सो सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग। देन वार्म टोज विथ ब्रिस्क कैपिलरी रिफिल, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग होती है इन केस ऑफ द ट्रैक्शन। सो बचता क्या है हमारा, वीक पीडल पल्सेस। अगर पीडल पल्स वीक है दैट सजेस्ट्स कि देयर इज वॉस्क्यूलर इनसफिशिएंसी, ठीक है, एट्रियल इनसफिशिएंसी है यहाँ पे, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए प्रीनेटल क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद वेजिनल इन्फेक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कैंडिडा एल्बिकन्स, what should the nurse expect to note on assessment of the client। एक प्रीनेटल क्लाइंट है, ठीक है, दैट मीन्स कि एक वुमेन है और वुमेन जो है दैट इज इन प्री नेटल पीरियड, हाँ, और वी कैन से कि एंटीनेटल मदर है, राइट। उसको क्या हुआ है, उसको डायग्नोज किया है वेजाइनल इन्फेक्शन, और वो किससे हुआ, कैंडिडा एल्बिकनस से। कैंडिडा एल्बिकनस क्या है, दिस इज द फंगस, राइट। ये एक फंगस है जो क्या करता है, जो कैंडिडिएसिस करता है। कैंडिडिएसिस जो है वो या तो माउथ में होगी या एक्जिला में या फिर वेजिना में, ये कॉमन साइट्स होते हैं ऑफ कैंडिडिएसिस, राइट। सो जब भी एक वुमेन को वेजिनल कैंडिडिएसिस होती है, एट दैट टाइम एक वुमेन को क्या होता है, देयर डेवलप सम सॉर्ट ऑफ साइन्स एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ऐसे फीमेल को पेन होती है, ठीक है, वेजिनल इचिंग होती है, प्लस देयर इज वाइटिश और चीजी डिस्चार्ज, चीजी डिस्चार्ज फ्रॉम वेजिना, दैट सजेस्ट्स कि ये जो फीमेल है इसको क्या हुआ है, वेजिनल कैंडिडिएसिस हुए है। नाउ पहला तो है कोस्टोवर्टेबल एंगल पेन, ये रिफ्लेक्ट करता है दिस इज द अपर यूटीआई। देन एब्सेंस ऑफ एनी साइन एंड सिम्टम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देन प्रोटीनयूरिया, हेमेचूरिया एंड हाइपरटेंशन। देखिए प्रोटीनयूरिया, हेमेचूरिया, हाइपरटेंशन ये सजेस्ट करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को, बट यहाँ जो है दिस इज प्रीनेटल क्लाइंट, सो यहाँ पे ये सजेस्ट करेगा कि प्री इक्लम्शिया हुआ है ऐसे फीमेल को। सो बचा क्या, पेन, इचिंग एंड वेजिनल डिस्चार्ज, जो कार्डिनल साइन है ऑफ कैंडिडिएसिस। नाउ द नर्स इज केयरिंग फॉर पोस्टमार्टम क्लाइंट, दैट मीन्स कि एक वुमन है उसने डिलीवर किया है बेबी को, दैट इज द पोस्टमार्टम क्लाइंट। विच फाइंडिंग शुड मेक द नर्स सस्पेक्ट एंडोमेट्राइटिस इन द क्लाइंट, दैट मीन्स कि कौन सी फाइंडिंग जो है वो एक नर्स को ये सस्पेक्ट करवाएगी कि जो एक क्लाइंट है इसको एंडोमेट्राइटिस हुई है। दैट मीन्स कि जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम का उसको क्या हुआ है, उसकी इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन हो गई है।
नाउ देखिए, अगर ऑप्शंस का देखेंगे, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, जो पोस्टपार्टम वुमेन होती है, पोस्टपार्टम वुमेन में ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट एज सच हो जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, सो दैट इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग। एलिवेटेड WBC काउंट, पोस्टपार्टम पीरियड में WBC का काउंट भी बढ़ जाता है। नाउ लोकिया रूब्रा ऑन द सेकंड पोस्टपार्टम डे, सेकंड पोस्टपार्टम डे पे लोकिया रूब्रा है, दैट इज ऑल्सो द नॉर्मल फाइंडिंग। एंड ऑप्शन डी इज फीवर ओवर 38 डिग्री सेंटीग्रेड बिगिनिंग 2 days पोस्टपार्टम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अगर एक फीमेल है, पोस्टपार्टम वुमेन है, अगर इसको फर्स्ट 24 आवर्स में फीवर हुआ, दैट सजेस्ट्स कि इसको परप्यूरल पायरेक्शिया है, उसको परप्यूरल पायरेक्शिया है। बट आफ्टर 24 आवर्स, यहाँ पे अब ड्यूरेशन है 2 days, यूजुअली सेकंड डे पे ये डेवलप हो जाती है एंडोमेट्राइटिस, एंड अप टू 10 days। ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट नॉर्मल फाइंडिंग है, WBC का बढ़ जाना दैट्स ऑल्सो नॉर्मल फाइंडिंग, और लोकिया रूब्रा भी नॉर्मल फाइंडिंग है, लेकिन दिस इज द एबनॉर्मल फाइंडिंग जो सजेस्ट करेगी एंडोमेट्राइटिस को। नाउ द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन पोस्ट टर्म इन्फेंट। देखिए, जो इन्फेंट है दैट इज पोस्ट टर्म। अब पोस्ट टर्म इन्फेंट क्या होता है, जो टर्म बेबी होता है दैट इज बॉर्न बिटवीन 37 वीक्स टू 42 वीक्स, ठीक। अगर 37 से कम बर्थ हो जाएगा, 37 वीक से पहले बेबी बॉर्न हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्री टर्म, ठीक। यूजुअली वी से 24 to 37 वीक्स, ठीक। अगर 42 वीक से ज़्यादा इसका बर्थ होगा, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट टर्म, उसको बोलेंगे पोस्ट टर्म। ना अब अगर पोस्ट टर्म बेबी होगा, अब अगर बेबी जो है वो बॉर्न हुआ है मोर देन 42 वीक्स, देन विच फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इन द इन्फेंट। देखिए, अब पोस्ट टर्म बेबी है, सो ऑब्वियसली अब बेबी को जो है एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, बट वो इसको नहीं मिला, राइट। 42 वीक्स पे इसको डिलीवर होना था, ये नहीं हुआ डिलीवर एट दैट टाइम, सो इसको क्या हो सकता है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हो सकते हैं। जो ब्लड शुगर होगा बेबी का वो फॉल हो सकता है, कितना फॉल हो सकता है, लेस देन 40 mg/dl हो सकता है ऐसे बच्चे का ब्लड शुगर। प्लस जो सिकिन होता है इसका, दैट इज पार्चमेंट सिकिन। पार्चमेंट सिकिन क्या होता है, देखिए, जो इसका सिकिन होता है दैट इज ड्राई क्रैकल्ड, ठीक है, और इसमें स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचड सिकिन होता है, ठीक। प्लस सिकिन की एट्रोपी हो जाती है, दैट इज द पार्चमेंट सिकिन, दैट इज एट्रोपाइज्ड सिकिन विथ स्ट्रेचिंग, ड्राइनेस एंड क्रैकिंग। और ऐसे बच्चे में क्या होता है, ऐसे बच्चे में जो RBCs होते हैं, RBCs की लेवल्स बढ़ जाती है, सो देयर इज़ पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्यों होता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। अब RBCs बढ़ गए हैं तो ब्रेकडाउन के चांसेस भी इसमें ज़्यादा होते हैं, सो इसमें जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन की लेवल भी बढ़ सकती है। प्लस देयर कैन बी हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया के चांसेस भी होते हैं ऐसे बच्चे में। प्लस जो इसका लेन्यूगो और वर्निकस कैसियोसा होता है वो एज सच एब्सेंट होता है ऐसे बच्चे में। नाउ अब फाइनल थिंग इज कि जो इसका सिकिन होता है, अब ये क्रैकल्ड होता है,
ठीक है, प्लस ड्राई होता है। सो इसको क्या होता है, इसको चांस होता है ऑफ पीलिंग ऑफ। सो और वी कैन से कि जो स्किन डिसइक्वेमेशन ऑफ स्किन है उसके चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। सो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन, स्मूथ सोल्स विदाउट द क्रीज। ठीक है, ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द स्मूथ सोल विदाउट क्रीज, लेनिगो कवरिंग द एंटायर बॉडी एंड वर्निक्स कैसियोसा, ये रिप्रेजेंट करते हैं प्री टर्म बेबी को, ये प्री टर्म बेबी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पीलिंग ऑफ स्किन है दैट इज द डिसइक्वेमेशन, ये रिप्रेजेंट करते हैं पोस्ट टर्म को। नेक्स्ट इज ए पोस्ट टर्म इन्फेंट, सेम इज द केस, देन डिलीवर्ड वैजिनली, इज एग्जिबिटिंग टैकिपीनिया, ग्रंटिंग, retractions and nasal flaring. The nurse interprets that these findings are indicative of which condition. देखिए, जब भी एक पोस्ट टर्म बेबी डिलीवर होता है, जो इसके नेल्स होते हैं, नेल्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूकोनियम स्टेन्स होते हैं, म्यूकोनियम स्टेन्स होते हैं ऑन नेल्स। और वी कैन से कि जो पोस्ट टर्म बेबी होता है इसमें म्यूकोनियम एस्पायरेशन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो बेबी होता है एज फॉर इंस्टेंस ये 42 वीक्स पे बॉर्न होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, राइट। 1 दिन हो गया उससे ज़्यादा, 2 दिन हो गए उससे ज़्यादा, या 1 वीक हो गया इससे ज़्यादा, तो ये ऑब्वियसली ये म्यूकोनियम पास करेगा। जब ये म्यूकोनियम पास करता है तो देयर आर द मैक्सिमम चांसेस कि ये इस म्यूकोनियम को एंगल्फ करेगा और म्यूकोनियम जाके लंग्स में चला जाएगा। सो म्यूकोनियम एस्पायरेशन हो सकती है इस पोस्ट टर्म बेबी को। नाउ ये जो साइनस है यहाँ पे दैट इज़ द टैकिपीनिया, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शंस और नेजल फ्लेयरिंग, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्लू यहाँ पे है हमें पोस्ट टर्म बेबी, उसमें क्या होते हैं मैक्सिमम चांसेस ऑफ म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। देन हाइपोग्लाइसीमिया को ये रिप्रेजेंट नहीं करना है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये प्रीटर्म में होता है। नेक्स्ट इज द ट्रांसिएंट टैकिपीनिया ऑफ द न्यूबॉर्न, जो भी बेबीज बॉर्न होते हैं थ्रू LSCS और सिजेरियन सेक्शन से जो बॉर्न करते हैं हम, उनमें क्या होता है, उनमें डेवलप हो जाता है ट्रांसिएंट टैकिपीनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। नाउ द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड एन ऑर्थोपेडिक इंजरी ऑफ द लेग requiring surgery and application of the cost. Post-operatively, which nursing assessment is of highest priority? अब पेशेंट को ऑर्थोपेडिक इंजरी हुई थी, ठीक है, लेग सर्जरी करनी थी और कास्ट लगाना था। पोस्ट ऑपरेटिवली क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी बनेगी? देखिए यहाँ पे आपको एक डाउट एग्जिस्ट हो सकता है कि अगर इसको ऑपरेट करना है सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इंसिजन होगा, उसके बाद हम कास्ट कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए समटाइम्स क्या होता है जब हम कास्ट अप्लाई करते हैं एक पेशेंट को जिसको अगर अंदर से वुंड होगा या इंसिजन होगा या कुछ भी इंजरी होगी, ठीक है, ओपन इंजरी होगी, वहाँ पे हम खाली छोड़ देते हैं ये प्लास्टर का पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज द प्लास्टर विंडो। प्लास्टर विंडो वहाँ से क्या करता है, जो ऑर्थोपेडिशियन होता है, जो सर्जन होता है, वो इसी रीजन से फिर उस वोंड को एसेस करता है और अगर वहाँ पे कुछ टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करनी हो वहाँ से वो कर देता है। सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू एसेस इन सच पेशेंट, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्या जाएगा? मॉनिटर फॉर हील ब्रेकडाउन, क्या हील ब्रेकडाउन के लिए हम मॉनिटर करेंगे, ब्लैडर डिस्टेंशन के लिए, एक्सट्रीमिटी शॉर्टनिंग के लिए, और मॉनिटर फॉर लॉस ऑफ ब्लैंचिंग एबिलिटी ऑफ टो नेल बेड्स। ठीक है, अगर टो नेल बेड्स की ब्लैंचिंग नहीं होगी वो सजेस्ट करेगा कि ऐसे इंडिविजुअल को न्यूरो
इनसफिशेंसी हुई है, दैट मीन्स कि नर्व ब्लॉकेज हुई है, नर्व सप्लाई ट्रांसमिट नहीं हो रही है। देन द नर्स इज सेंडिंग एन ABG specimen to the laboratory for analysis. Which pieces of information should the nurse write on laboratory requisition? Select all that apply. एक नर्स जो है वो ABG एक पेशेंट का सेंड कर रही है टू द लेबॉर्ट्री, ठीक है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक नर्स को राइट करनी है ऑन द लेबॉर्ट्री रिक्वेजिशन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म है, वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है, ठीक है। ABG सैंपल के साथ वो भेजनी है टू लेबॉर्ट्री। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल करोगे? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। नंबर 1 इज द वेंटिलेटर सेटिंग, ठीक है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा, वेंटिलेटर की कौन सी सेटिंग चल रही है ये आपको मेंशन करना है वहाँ पे। एज फॉर इंस्टेंस दैट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर SIMV मोड है पेशेंट को, ठीक, तो SIMV मोड में क्या होता है, पेशेंट को जो है रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के चांसेस होते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई जो वेंटिलेटर सेटिंग है वो वहाँ पे हमें मेंशन करनी है। देन लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स एलर्जीज, एलर्जीज का तो कोई रिलेशन नहीं है विथ ब्लड गैसेस। देन क्लाइंट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्लाइंट का हमें वहाँ पे मेंशन करना है। क्यों मेंशन करना है? बिकॉज अगर हमने ये पेशेंट का जो सैंपल है रूम टेम्परेचर पे लिया है, देन एक्यूरेसी जो है सैंपल के रिजल्ट्स की वो ज़्यादा होगी। अगर कोल्ड टेम्परेचर में लिया है तब कम होगी। क्यों कम होगी? बिकॉज एज फॉर इंस्टेंस मैं इसका रेडियल सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है। रेडियल सैंपल में परफ्यूजन जो है वो कम हुआ होगा। क्यों कम हुआ होगा? बिकॉज जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से वेसो कंस्ट्रक्शन होती है, ब्लड का जो फ्लो है वो कम होगा। अब ब्लड जो फ्लो अगर कम होगा तो ऑक्सीजन का जो परफ्यूजन है टू द टिश्यूज़ वो कम हुआ होगा, तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ जाएंगे। दैट इज़ वाई टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमें अंडर कंसिडरेशन लेना है, वो भी हमें मेंशन करना है यहाँ पे। देन डेट एंड टाइम द स्पेसिमेन वाज ड्रॉन, डेट एंड टाइम भी हमें स्पेसिफाई करना है। क्यों? अगर हमें मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए मोस्ट ऑफ द सैम्पल्स में, राइट, लाइक कि हमें यूरिन सैंपल है या ABG वगैरह का सैंपल है, विद इन द 15 मिनट्स हमें इसकी टेस्टिंग करनी है, तब जाके हमें मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो DB हम इसमें मेंशन करेंगे, एक तो A करेंगे, C और D। एनी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन द क्लाइंट इज रिसीविंग, अगर पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो वो भी हमें मेंशन करना है वहाँ पे। वन मोर थिंग इज़ कि अगर किसी पेशेंट का हमें ABG कलेक्ट करना है, अगर ये पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पे है, ऑक्सीजन थेरेपी हमें कंटिन्यू रखनी है, डिसकंटिन्यू नहीं करनी है। फिर जाके हम क्या करते हैं, फिर जो हमें वहाँ से ABG का रिपोर्ट आता है फिर उसको हम रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन है पेशेंट को जो रिसीव क्या कर रहा है, टॉर्सिमाइड डेली। व्हाट वैल्यू शुड इंडिकेट टू द नर्स दैट द क्लाइंट माइट बी एक्सपीरियंसिंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन, ठीक है। सो किस डेटा से हमें पता चलेगा कि इस मेडिकेशन से एडवर्स इफेक्ट पेशेंट को डेवलप हो गया है? देखिए जो टॉर्सिमाइड है दैट इज़ द लूप डायूरेटिक, जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं दे कॉज रिडक्शन इन द पोटेशियम लेवल, सो दे विल लीड टू हाइपोकैलेमिया। क्लोराइड 98 है, 97 to 107 नॉर्मल रेंज है। सोडियम इज़ 130 to 145 नॉर्मल रेंज, राइट, ये भी नॉर्मल रेंज में आता है। BUN भी नॉर्मल रेंज में आता है। BUN की बात करेंगे तो कुछ बुक्स लिखते हैं 5 to 15 mg जो है दैट इज़ द नॉर्मल रेंज, और कुछ बुक्स लिखते हैं
15 to 20। लेकिन जो सोडियम है दैट इज़ 3.1 और नॉर्मल कितना है 3.5 to 5.2। सो यहाँ पे पोटेशियम कम है, सो देयर इज hypokalemia। So these were some important questions on physiological integrity. Stay connected for more content.